नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। आज भी कई जगहों पर अपनी मर्जी से शादी करना एक बेबुनियाद बात मानी जाती है, लेकिन सच्चाई ये है कि चाहे माँ बाप ना बदलें, लेकिन बच्चे नई राह ले चुके हैं। वो अपने फैसले और अपना भला बुरा खुद देखते हुए जिम्मेदार बनना चाहते हैं, लेकिन जब इसके बावजूद परिवार उन पर अपनी इच्छाएं थोपता है तो विरोध जन्म लेता है, जिसका फायदा अक्सर दूसरे उठाते हैं और विपरीत परिस्थितियों में स्वार्थ भारी पड़ता है। ऐसी कहानी कहता है हमारा आज का ये एपिसोड, जहां एक शादी के प्रस्ताव ने सोनाक्षी और उसके परिवार को तहस नहस कर दिया। नमस्ते काका। नमस्ते काकी। तुझे पता चल गया कि हम क्या हुआ? तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं आई, बस थोड़ी वीकनेस लग रही है। पढ़ाई के चक्कर में खाना सोना सब बंद कर दिया इसने। अरे भाई ओमकार, एक बात बताओ, अगर डॉक्टर ही बीमार पड़ने लगा तो फिर मरीजों का क्या होगा? काका, डॉक्टर बनने में अभी 1 साल है। ये काका क्या है? पापा कहने की आदत डाल लो अभी। जया काकी के बेटे से शादी उस आवारा से? बाबा, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं उस अनपढ़ से शादी करूंगी? पापा, इतनी पढ़ाई लिखाई मैंने उसके लिए किया क्या? और अभी तो मेरी पढ़ाई भी नहीं पूरी हुई है। पापा, मैं जानती हूँ कि आपका बेटा भी मैं ही हूँ और बेटी भी। सॉरी बाबा, मैं ये शादी नहीं कर सकती। पाटिल बाबू, भाभी, हमने सोनाक्षी से शादी की बात की, लेकिन वो अभी इस शादी के लिए तैयार नहीं है। आपका दिमाग ठिकाने पे है ना? उसे पता भी है अगर ये शादी नहीं होती तो आप लोगों के साथ क्या होगा? ऐसी बात मत करो भाभी। पाटिल बाबू तो मेरा बचपन का दोस्त है, दोस्त नहीं, फैमिली से बढ़कर है। अब मैंने कोशिश तो की थी, लेकिन वो नहीं मानी। मैं क्या कर सकता हूँ भाभी? आप इसके अलावा मुझसे कोई भी काम करवा लो, लेकिन ये शादी नहीं हो पाएगी। मैं चलता हूँ। नमस्ते। ठीक है। कहाँ जा रहा है? सर, मेरे को बड़े साहब से मिलने का। क्यों मिलना है? बड़े साहब नहीं मिल सकते। सर, मैंने मर्डर देखा है साहब। किसका होता मर्डर और कहाँ देखा था? वो शमशान में सर, उधर एक लड़की को जला दिया सर। वो शमशान का देखभाल करने वाला नंदू है ना, नंदू, वो नंदू ने उसको जला दिया साहब। हाँ सर, इसने पी रखी है और इसकी बात पर भरोसा कैसे करें? और वैसे भी शमशान तो इन्हीं कामों के लिए बना है। अपन साहब, वो लड़के का घर का परिवार का कोई भी आदमी नहीं था, वो नंदू अकेला था साहब। उसने जला दिया उसको। मादरे, एक बार जाके चेक कर लो क्या बोल रहा है ये। तुम नंदू, यहाँ के केयरटेकर? हाँ सब। इसका कहना है कि कल रात को तुमने इलीगल तरीके से एक बॉडी को जलाया। साहब, कल कोई बॉडी आई नहीं। और आप भी किसकी बातें सुन रहे हैं साहब? एक नंबर का पेवड़ा है। यहाँ से लकड़ी चुराता है, बेचता है और दारू पीता है। झूठ बोलता है। मैं साइड में लेके जाओ इसे। चल। साहब, अगर आपको यकीन ना हो ना, आप चाहे तो लकड़ी का रिकॉर्ड देख लीजिए, और यहाँ पे जितनी भी जली हुई लकड़ी की राख पड़ी है ना, उसे भी देख लीजिए। सारी ठंडी है, क्योंकि 2 दिन पहले की है। साहब, कल कोई बॉडी आई ही नहीं। तो फिर ये झूठ क्यों बोलेगा? साहब, बेवड़े का सच क्या और झूठ क्या? तुम रहते कहाँ? साहब, वो लास्ट वाला घर। हाँ, वो वाला। अब एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ बिना जानकारी के भी कोई बॉडी जला सकता है? नहीं साहब। साहब, आप भी कहाँ उस बेवड़े की बातें सुन रहे हैं? साहब, ये रात दिन पी के टाइट रहता है। आज तक इसे कभी मैंने होश में देखा ही नहीं। साहब, ये मेरी बेटी सोनाक्षी 2 दिन से लापता है साहब। फोन भी नहीं लग रहा इसका। 2 दिन से लापता है और आप आ जा रहे हो, क्यों? वो आई बाबा को लगा कि पुलिस के पास जाएंगे तो ताई की बदनामी हो जाएगी। वो 4 दिन बाद ताई की शादी है ना, इसीलिए। चुप बैठ, मैं बात कर रहा है ना। कहीं ऐसा तो नहीं क्या आपकी लड़की शादी से नाखुश थी या किसी और से प्यार करती थी इसलिए चली गई?
नहीं साहब, मेरी बेटी ऐसी वैसी नहीं है। वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है, अगले बरस वो डॉक्टर बन जाएगी। उसको ये सब काम के लिए फुर्सत ही कहाँ था साहब। आपने उसके दोस्तों या अपने रिश्तेदारों से पता किया? हो सकता है वो वहां कहीं गई हो। साहब हमने हर जगह पता किया, लेकिन कहीं नहीं गई है साहब। माणिक मैडम, ये लड़की का फोटो लो और आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो और उसे कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन निकलवाओ। ओके सर। अभी आप लोग जा सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे उसे ढूंढने की। ठीक है साहब। सर मुझे तो ऐसा लगता है कि लड़की की शादी उसके मर्जी के खिलाफ हो रही थी, इसलिए वो घर से भाग गई और ये बात हमसे ये लोग छुपा रहे हैं। मात्रे, एक आदमी हमारे पास आता है और वो कहता है कि उसने एक लाश को जलते हुए शमशान में देखा, और एक फैमिली अपने लड़के की मिसिंग कंप्लेंट देने आते हैं। कहीं इन दोनों में कुछ कनेक्शन तो नहीं? सर वो आदमी 24 घंटे नशे में रहता है, आखिर हम उसकी बात पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन उसे लाइटली भी नहीं लेना चाहिए। मात्र एक काम करो, म्यूनिसिपैलिटी जाके पता करो कि पिछले हफ्ते इस इलाके में कितने लोगों की मौत हुई और उनके फैमिली वालों ने कौन से शमशान घाट पे उनका अंतिम संस्कार किया, और ये सारी इंफॉर्मेशन निकालकर शमशान घाट के रजिस्टर के साथ वेरीफाई करो। यस सर। एक लड़की जो डॉक्टर बनने वाली थी अचानक गायब हो गई थी, और वहीं दूसरी तरफ एक अनजान लड़की की लाश को धोखे से जलाए जाने का शक था। क्या ये दोनों लड़कियां एक ही थी? पुलिस को तहकीकात में पता चला कि इस हफ्ते इस इलाके में 4 लोगों की मौत हुई, जिसमें 3 औरतें थी और 1 आदमी। पुलिस ने उनके घर जाकर भी पूछताछ की, यहां तक कि पुलिस ने शमशान घाट में लकड़ियों का वजन करवा के भी देखा कि कहीं चोरी से किसी लाश को तो नहीं जलाया गया वहां, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। पुलिस के पास आगे का रास्ता नहीं था, लेकिन तभी सोनाक्षी की बहन से पूछताछ में पुलिस के हाथ एक नया सिरा लगा। आई बाबा, बाबा हाय, पुलिस आई है। सोनाक्षी मिली क्या? हाँ? सोनाक्षी 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 सब कहाँ है सोनाक्षी? सोनाक्षी फिलहाल तो कोई खबर नहीं, लेकिन जल्दी पता चल जाएगा। हमें शोभा से अकेले में कुछ पूछताछ करनी है। उस दिन तुम पुलिस स्टेशन में कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे बाबा ने बीच में रोका। वो 4 दिन बाद ताई की शादी है ना, इसीलिए। चुप बैठ। क्या कहना चाहती थी? देखो, हमारे लिए सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। हाफ इंफॉर्मेशन पे उसे ढूंढना मुश्किल होगा। तुम चाहती हो ना तुम्हारी बहन सही सलामत वापस आए? सर ताई शादी से खुश नहीं थी। किससे शादी हो रही थी उसकी? सर बाबा के दोस्त पाटिल अंकल के बेटे के साथ। अंकल म्युनिसिपल ऑफिसर हैं। सोनाक्षी ने शादी से मना किया था, उसके बाद क्या हुआ? चलो ये तोड़ना चालू करो, तोड़ो, चलो आ जाओ। अरे भाई ये क्या कर रहे हो भाई? पाटिल भाऊ, भाऊ ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हैं भाऊ? तेरी दुकान इल्लीगल है, तोड़ने का ऑर्डर है। भाऊ इतने साल से दुकान चला रहा हूँ, किसी ने इल्लीगल नहीं बताया। भाऊ मैं हाथ जोड़ता हूँ, कुछ तो सोचो भाऊ। हम बचपन के दोस्त हैं भाऊ। अरे तेरी दोस्ती के लिए मैंने बहुत कुछ किया है, लेकिन अभी मेरे हाथ बंधे हुए हैं। तेरी बेटी ने मेरे बेटे की, मेरे भाई को जो बेइज्जती की है ना, ये रोज सुनना पड़ता है मालूम। भाऊ सोनाक्षी के लिए मैं माफी मांगता हूँ। माफी मत मांग, फिर अपनी बेटी को समझा, मना उसको शादी के लिए। तुझे तो मालूम है जया अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती बाबा। ए धाना है रे। सर शादी की जिद में अंकल ने बाबा से बचपन की दोस्ती 2 मिनट में तोड़ दी थी। सर उसके बाद जया आंटी हमारे घर आई और उन्होंने बहुत झगड़ा किया था। जिस MBBS की अखड़ नहीं है, वो हमारी वजह से बनने वाली है। तू वो पैसे मैंने नहीं, बाबा ने आपसे लिए थे, वो भी ये सोचकर कि अपने बचपन के दोस्त से मदद ले रहे हैं। एहसान फरामोश, ये अकड़ तब कहा थी जब ये तुम्हारा बाप हमारे सामने भीख मांग रहा था। मेरे बेटे में कमी निकाल रही है तू। कमी है इसलिए निकाल रही हूँ। जैसी हालत आपके बेटे की है ना, वो कंपाउंडर बनने के लायक भी नहीं। इस घर से डोली नहीं उठी तो लाश जरूर उठेगी। उसके बाद? सर फिर अंकल ने बाबा को दिया उधार वापस लेने के चक्कर में पीछे पड़ गए। बाबा पहले से ही बहुत परेशान थे, और उसके बाद ताई अचानक ही घर से गायब हो गई। जिस दिन सोनाक्षी घर से गायब हुई, उस दिन उसके साथ घर में और कौन कौन था?
सर सिर्फ आई थी। हाँ सर, मैं थी घर पे। सोनाक्षी मेरे को बोल के गई थी कि वो अपने दोस्त के यहाँ जा रही है। मैं किसके पास गई थी उसका नाम नहीं बताया। अरे उसने नहीं बताया तो तुम तो पूछ सकती थी ना। ऐसी लापरवाह होती है कोई माँ? शांतरा, बताइए प्रकाश पाटिल कहाँ रहता है? क्या नितिन कुठे है? नितिन, नितिन, नितिन! काय झालं? आप इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अरे चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? 2 दिन से सोनाक्षी गायब है। नितिन! बाबा काय झालं? सोनाक्षी कहाँ है? मला काय माहित, मेरा क्या संबंध? जास्त शहाणपणा करू नकोस, जो कुछ भी है सच सच बताना। कहाँ है वो? कहाँ गायब किया तुमने उसको? ना मैंने कुछ किया है ना मेरे बेटे ने कुछ किया है। हमें तो पता भी नहीं कि वो गायब हुई है। अगर तुम दोनों को भी पता नहीं है तो फिर कहाँ है वो? आपको पता है सोनाक्षी गायब हो गई है? नहीं तो कब हुआ ये? 2 दिन पहले। तुम शादी करने वाले थे ना उससे? हो, पर सोनाक्षी ने शादी के लिए ना बोला तो हमने वापस कोई बात नहीं की। बात नहीं की, लेकिन ओमकार की दुकान तोड़ दी। क्यों? क्योंकि वो इलीगल थी तो टूटनी थी। बहुत पुरानी दुकान थी ना, आज पता चला इलीगल थी इसलिए तोड़ दिया। देखिए ये म्यूनिसिपैलिटी का मैटर है, पुलिस को इसमें नहीं पड़ना चाहिए। और वैसे भी ये शादी और ये किस्सा हमारे लिए खत्म हो गया है। तुम लोगों के लिए खत्म हुआ होगा, हमारे लिए शुरू हुआ है। ओमकार को पैसे के लिए भी परेशान करते थे ना तुम? परेशान? हम लोग परेशान नहीं सर, हम लोगों ने उससे पूछा था कि वापस कब दोगे पैसे। अब जब कोई रिश्ता ही नहीं बन रहा तो कोई भी पैसों के बारे में तो पूछेगा ही ना। और मुझे लगता है खुद का पैसा मांगना कोई गुनाह तो नहीं है। आपके पास क्या सबूत है कि आपने पैसे दिए थे? ठीक है, अभी हम चलते हैं, पुनः भेटूयात। मैं कह रहा हूं अब भी वक्त है, बता दो जो कुछ भी सच है, वरना ही भारी पड़ेगा। सोनाक्षी! अरे बेटा सोनाक्षी! बाबा, ये देख तेरा डॉक्टर का कोट। थैंक यू बाबा। पहन के तो दिखा, देखे तो सही हमारी बेटी डॉक्टर बनके कैसे दिखेगी। हाँ ताई, पहन के दिखाना प्लीज। अरे ये सिर्फ लैब एक्सपेरिमेंट्स के लिए, इसे पहनने से मैं डॉक्टर थोड़ी बन जाऊंगी। हाँ हाँ पता है अभी नहीं बनेगी, लेकिन पहन के तो दिखा। जब तू डॉक्टर बनेगी ना, मैं पूरे शहर को मिठाइयां बांटूंगा। पूरे शहर का तो पता नहीं, पर पूरे मोहल्ले में जरूर बांटूंगी। पहनना। कैसी लग रही हो बाबा? सर ये रहे सोनाक्षी कॉल रिकॉर्ड्स। सर 1 मिनट। सर जिस दिन सोनाक्षी गायब हुई थी उसने नितिन पाटिल के नंबर पर दोपहर 12:20 पर कॉल किया था और 12:25 पर वो चंडिका मंदिर के लिए निकली। इस दौरान उसने नितिन को कई बार कॉल की और 12:40 पर वो चंडिका मंदिर पहुंच गई थी। घर से 10 मिनट की दूरी के फासले पर ही थी और 12:50 पर वो वहां से निकली। तब 1:05 पर उसके नंबर पर एक कॉल आया था। वो नंबर किसी रवि शिंदे के नाम पर रजिस्टर्ड है। 1:15 बजे वो अपने घर वापस पहुंची और 2:15 बजे वो अपने घर से निकली और 2:25 पर टोल नाका के पास उसका फोन ऑफ हो गया था। और हाँ सर, कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से सोनाक्षी ने नितिन को उस दिन ही कॉल किए थे जबकि रवि शिंदे उसके रेगुलरली टच में था। इन कॉल रिकॉर्ड से बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं मात्रे। एक तो ये कि अगर सोनाक्षी चंडिका मंदिर से घर वापस आई थी तो उसकी माँ ने हमें यह बताया क्यों नहीं?
दूसरा सवाल, अगर वो नितिन से शादी करना ही नहीं चाहती थी तो उसे इतने सारे फोन क्यों किए? तीसरा सवाल, वो चंडिका मंदिर किससे मिलने गई थी? और चौथा अहम सवाल, ये रवि शिंदे है कौन? सर हो सकता है वो सोनाक्षी का बॉयफ्रेंड हो, शायद इसलिए वो नितिन से शादी नहीं करना चाहती। सर ये भी तो हो सकता है कि पाटिल फैमिली के प्रेशर में आकर वो शादी के लिए राजी हो गई हो, या फिर अपने फैमिली के प्रेशर में आकर। इस सब से बचने के लिए सोनाक्षी को एक ही रास्ता दिखाई दिया होगा कि वो रवि के साथ भाग जाए। तुम्हारी रवि के साथ बात हुई? नहीं सर, मैं उसका फोन ट्राई कर रहा हूं लेकिन उसका फोन अब भी स्विच ऑफ आ रहा है। एक मिनट सर। हेलो, क्या? ठीक है, हम अभी पहुंच रहे हैं। फोन किसने किया था? मेरे सर। बॉडी का चेहरा तो पूरी तरह बिगड़ गया है। कातिल ये नहीं चाहता कि इसे कोई पहचान ले। सर ये तो अनिल है, वो बेवड़ा जिसने हमें शमशान में बॉडी जलने वाली कंप्लेंट की थी। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? क्योंकि सर मुझे इसका ये कड़ा अच्छी तरह से याद है। उस दिन बीच बचाव में इसी कड़े से मुझे चोट लगी थी। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर इसका खून करेगा कौन और क्यों? मैं भी शमशान घाट का वो केयर टेकर नंदू, क्योंकि इसने उसे अनऑफिशियल तरीके से बॉडी जलाते हुए देखा था, इसलिए ये मुसीबत बन गया था उसके लिए। सवान सर, बॉडी को पोस्टमार्टम भेजो। ओके सर। हमें शमशान घाट चलना होगा। यस सर। नंदू कहाँ है? साहब नंदू तो बिना छुट्टी अप्लाई किए पता नहीं अचानक कहाँ चला गया। अब कोई तो केयर टेकर चाहिए था, इसलिए म्यूनसिपालिटी ने मुझे यहाँ भेज दिया। इसका मतलब ये बात सच हो सकती है कि नंदू ने यहाँ कोई बॉडी जलाई है और उस बेवड़े ने उसे देखा था, इसलिए नंदू ने उसे मार डाला और वो भाग गया। देशपांडे, फॉरेंसिक टीम को फौरन बुलाओ और यहाँ जलाई गई बॉडी के राख सैंपल पिछले 7 दिनों में जलाई गई बॉडी के साथ मिलाओ, जिससे यह पता चलेगा कि यहाँ कोई एक्स्ट्रा बॉडी जलाई गई थी या नहीं, और शायद इसका भी पता चलेगा कि किसकी बॉडी थी। ओके सर। उसे पूछो नंदू कहाँ रहता है। सर मुझे पता है। नंदू कहाँ रहता है? इधर रहता है सर। देशपांडे सर। दरवाजा तोड़ दो। अच्छी तरह से छानबीन करो, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। यस सर। सर ये बैग मिला है और इसमें आईडी कार्ड मिला है। सोनाक्षी ओमकार लाटकर? अभी कंफर्म तो नहीं है, लेकिन हमें डाउट है कि ये सोनाक्षी ही है, क्योंकि जो सबूत हमारे हाथ लगे इससे ऐसा लगता है कि ये आपकी बेटी ही है। पर क्यों साहब, क्यों मारा मेरी बच्ची को? इसलिए क्यों मेरी बेटी ने शादी के लिए मना किया था? इसलिए। तो आपको शक है कि प्रकाश पाटिल ने आपकी बेटी को? नको नहीं साहब, मैं ऐसा नहीं बोल रहा था। पाटिल तो मेरा दोस्त है साहब, वो ऐसा क्यों करेगा? वो ऐसा क्यों करेगा साहब? सर। हाँ मात्रे। सर शमशान घाट से जो राख के सैंपल हमने लिए हैं वो लैब में भेज दिए हैं। रिपोर्ट आने में 1 महीना लग जाएगा, क्योंकि 6 लोगों की डेड बॉडी की राख मिक्स हो गई है, इसलिए टाइम लगेगा। मतलब फिलहाल हमें इनकी मदद के बिना ही इंक्वायरी करनी होगी। अच्छा मात्रे, वो नंदू का पता किया क्या? हाँ सर, हमने उसकी फोटो सारे पुलिस थानों में सर्कुलेट कर दी है। सर नंदू का परमानेंट एड्रेस सतारा का है। हमने वहाँ की पुलिस को भी इंक्वायरी करने के लिए कहा है, लेकिन उनका कहना है कि नंदू वहाँ नहीं है। लेकिन हाँ सर, नंदू की माँ वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है और नंदू ने 2 दिन पहले ही अपने पनवेल के अकाउंट से 25,000 रुपये हॉस्पिटल को ट्रांसफर किए। जब हमने उसका अकाउंट चेक किया तो पता चला कि नंदू ने उसी दिन अपने अकाउंट में पैसे जमा किए थे।
मतलब नंदू को बॉडी ठिकाने लगाने के लिए किसी ने पैसा दिया है, पर किसने? बच्ची चली गई। आप लोग जरा बाहर जाइए प्लीज, हमें इनसे कुछ पूछताछ करनी है, प्लीज। आपने क्यों नहीं बताया कि उस दिन सोनाक्षी 1:15 बजे वापस घर आई थी और 2:15 बजे वो फिर से बाहर जाने के लिए निकली थी? क्योंकि मैं देखी नहीं साहब, मैं खाना खा के सो गई थी। वो कब आई कब गई मुझे कुछ नहीं पता साहब। अजीब माँ है तू, तुम्हारे बच्चे कब आते हैं कब जाते हैं किस हाल में कुछ पता रहता है कि नहीं? मुझे पता था कि ये सब होने वाला है, एक एक पल की नजर रखती मैं उसमें। शोभा, उस वक्त तुम कहाँ थी? सर मैं कॉलेज में थी। अच्छा, तुम लोग किसी रवि शिंदे नाम के लड़के को जानते हो? सोनाक्षी का फोन स्विच ऑफ होने से पहले उसे आखिरी फोन रवि शिंदे के फोन से आया था। सर वो रवि 12th क्लास में ताई के साथ पढ़ता था और वो लोग बहुत अच्छे दोस्त भी थे। सिर्फ दोस्त थे या और कुछ? सर ताई की तरफ से तो कुछ नहीं था, लेकिन रवि की तरफ से था शायद, क्योंकि ताई की शादी पक्की होने के बाद वो एक बार घर के आसपास दिखा था। ये क्या बदतमीजी है? क्या बोला था तू? पागल समझती है मेरे को? क्या बोला था तूने मेरे को कि MBBS होने के बाद तू मुझसे शादी के बारे में सोचेगी? होने देना में लगना, शादी नहीं होने दूंगा तेरी मैं। सर उसके बाद भी वो कई बार घर के आसपास नजर आया। एक बात तो क्लियर है, ये जो भी कुछ हो रहा है वो शादी के चक्कर में हो रहा है, लेकिन कौन हो सकता है? मात्र एक काम करो, ये पाटिल फैमिली और रवि शिंदे की हिस्ट्री निकालो और ये लाटकर फैमिली के भी डिटेल्स निकालो। ओके सर। सर एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ, क्या सोनाक्षी के माँ बाप पर भी आपको शक है? शक तो सब पे बनता है। सोनाक्षी का शादी को मना करने की वजह से मोटिव तो सबके पास है, अब पता करना है खून किसने किया है। यस सर। सर रवि बुरा लड़का नहीं है, हाँ थोड़ा सा सेंटी और साइको है। कुछ फर्स्ट ईयर में ही उसने सोनाक्षी को प्रपोज किया था और सोनाक्षी ने कहा कि वो पढ़ाई के बाद उसे जवाब देगी। उसने कहा मैं वेट करूंगा। उसके बाद वो किसी भी लड़की के पीछे नहीं गया, बल्कि सोनाक्षी के आसपास अगर कोई लड़के दिखते थे तो किसी भी बहाने से उनसे लड़ाई कर लेता था। क्या सोनाक्षी उसमें इंटरेस्टेड थी? सर ऐसा लगा तो नहीं, शायद से उसे टालने के लिए उसने ये सब बोला था। I'm sorry ताई, मुझे माफ कर देना। मैंने सोचा भी नहीं था कि जो मैं कर रही हूँ उसका ये रिजल्ट होगा। सर मात्रे, रवि का मोबाइल ट्रैक कर रहे हो ना? हाँ सर, और सर बाकी सब लोगों की भी मोबाइल डिटेल्स आ गई है। इसके मुताबिक सोनाक्षी के गायब होने पर ओमकार अपनी दुकान बनवा रहा था, शोभा कॉलेज में थी और लक्ष्मी अपने घर पर थी। लेकिन सर पाटिल फैमिली के कॉल डिटेल्स चौंकाने वाली है। हमें लग रहा था कि सोनाक्षी चंडिका मंदिर की तरफ गई है, लेकिन उसकी कुछ ही दूरी पर पाटिल का फार्म हाउस है। और सर कॉल लोकेशन के मुताबिक नितिन भी वहीं पर था। और सर सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि जब सोनाक्षी नितिन से मिलकर निकल रही थी तब उसे उसके घर के पास जया मिली थी, क्योंकि दोनों की लोकेशन सेम है। उन दोनों के बीच में जो भी बात हुई उसके बाद में जया वहां से चली गई थी और सोनाक्षी के फोन के लोकेशन 2:15 पर उसके घर पर ही था। उसके बाद ही वो टोल नाका की तरफ निकली थी। और हाँ सर, इसी रास्ते पर शमशान है। मात्रे, रवि शिंदे का लोकेशन चेक करो। देखो उस वक्त वो टोल नाके के आसपास था क्या? सर रवि का फोन काफी पहले स्विच ऑफ हो गया था, इसलिए उसके मोबाइल की लोकेशन नहीं मिली। इसका मतलब ये पॉसिबल है कि जब सोनाक्षी टोल नाके के आसपास जा रही हो उसी वक्त उसका खून हुआ होगा। शायद वो शहर से भाग रही होगी, उसके बाद उसकी बॉडी शमशान घाट तक पहुंचाई। मतलब नितिन का फार्म हाउस के बाद का लोकेशन क्या है? सर नितिन ने 12:52 पर जया को कॉल किया था, उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था। मतलब वो सोनाक्षी का पीछा कर रहा होगा। मतलब जया और नितिन को उठा लाओ। अब ये दोनों ही बताएंगे कि सोनाक्षी को मिलने की बात जया ने हमें क्यों नहीं बताई और नितिन का फोन स्विच ऑफ क्यों था। लेके चलो इन्हें। रुको, आप लोग ये ठीक नहीं कर रहे हो, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। तो जाओ ना ऊपर तक। रोका किसने आपको? जवान, गाड़ी में बिठाओ दोनों को। आओ आओ, ऐका ना, सोडा मला,
बोलते तुम ये आप ठीक नहीं कर रहे हो साहब। मैं नितिन से मैं अकेले में बात करना चाहता हूं। मैडम को बाहर ले जाइए। क्या? मेरे बेटे के साथ यहाँ रुकना मेरा हक बनता है। बालिक है ये, बच्चा नहीं है। मैडम ने क्यों दो बाहर? चलो। अरे सोड़ा सोड़ा। चलो बेटा बेटा कुछ बोलना मत, तुम्हारे पापा आएंगे वकील को लेके, कुछ बोलना मत। मात्रे पकड़ो, जब ये झूठ बोलेगा तो इसे इनाम देना। ओके सर। चल बता, जिस दिन सोनाक्षी गायब हुई उस दिन तू उसे मिला था ना? नहीं। हाँ। ये तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स है, साफ दिखता है। जिस वक्त तू फार्म हाउस पे था सोनाक्षी वहीं थी। अब सच बोलेगा या बोल? हाँ, मैं था। प्लीज शादी के लिए मना कर दो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। तो रोक कौन रहा है? शादी के बाद पढ़ाई करो। इडियट, मेरी प्रॉब्लम यह भी है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। मैं डॉक्टर बनने वाली हूँ। मुझे कोई भी अच्छा पढ़ा लिखा इंसान मिल सकता है, कोई डॉक्टर, कोई बिजनेसमैन, कोई भी। तभी मैं अपनी फैमिली का ख्याल रख पाऊंगी, शोभा की अच्छी घर में शादी करवा पाऊंगी। इतना सब कुछ होने के बाद मैं तुमसे शादी क्यों करूं? वो तुम सोचो, मेरा फिक्स है, मैं तुमसे ही शादी करने वाला हूं। अगर मुझसे जबरदस्ती शादी करने की कोशिश की ना तो मैं सुसाइड कर लूं, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। नितिन से मिलने के बाद जब सोनाक्षी अपने घर गई थी तो आप वहां उसे मिली थी। ये मैं पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। आप दोनों की मोबाइल लोकेशन सेम है। उसके आगे क्या हुआ था ये आप बताएंगे, वो भी सच। उस लड़की के जाने के बाद नितिन ने मुझे फोन किया था ये बताने के लिए कि उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई। इसलिए मैं उस लड़की के घर के पास जाके खड़ी हो गई, उसका इंतजार करते हुए। रुको, समझती क्या तुम अपने आप को? हाँ? तेरी वजह से मेरे बेटे ने खुदकुशी करने की बात की है आज। खुदकुशी की बात मैंने की थी, उसने नहीं। देखो, तुम इस शादी के लिए हाँ बोल दो। कभी नहीं। अगर आप मेरे पैर धोकर पियोगे ना तब भी नहीं। अगर तुम नहीं मानोगी तो क्या क्या कर लोगी? क्या करूंगी? सारी दुनिया को बताऊंगी कि तुम्हारी बहन मेरे बेटे के साथ मुंह काला करके घूम रही है। इतना घटिया कैसे सोच लेती हो? शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? यकीन नहीं आता तो फार्म हाउस की सीसीटीवी फुटेज देख ले। वो वहां गई थी और ठीक 1 घंटे बाद वहां से निकली। ये सच है या कहानी? आपको यकीन नहीं होता तो आप मेरे फार्म हाउस की सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए। और हाँ, अगर आपको शोभा मिले तो उससे पूछना जरूर कि मेरे घर पे आके उसने क्या कहा था। फिलहाल तो मेरे इतने ही समझ में आ रहा है कि इतना ब्लैकमेल करने के बावजूद भी जब आपकी बात सोनाक्षी ने नहीं मानी तो आपने और आपके बेटे ने मिलकर उसे मार डाला। उसके थप्पड़ का बदला भी तो लेना था। देखिए सर, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब मेरा वकील आपसे बात करेगा। इसका मतलब जया सच बोल रही है। मात्रे, दोनों को जाने दो, लेकिन 24 घंटे नजर रखना उन पे। यस सर। आपने पुलिस को क्यों नहीं फोन किया? फोन करके क्या करते साहब, पहले ही लुट चुका हूं, अब सिर्फ शरीर बचा है। देखिए, आपका ये रवैया ठीक नहीं है और ये मारपीट, गुंडागर्दी किसी का पर्सनल मामला नहीं हो सकता, समझे? फिलहाल हम शोभा से कुछ पूछताछ करने आए हैं। शोभा से आपको क्या बात करनी है साहब? इसने क्या किया है? इसने सोनाक्षी की जगह लेने की कोशिश की है। तुम जया से मिलने उसके घर क्यों गई थी? बोलना। क्यों गई थी? सर, क्योंकि ताई की शादी की बात के बाद वो हमेशा टेंशन में रहती थी। जब देखो सुसाइड करने की बात करती थी वो। ताई, मेरी तो किस्मत ही खराब है शोभा। उस गधे से शादी करने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। शोभा, मैं पढ़ना चाहती हूँ, डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो प्लीज मुझे इस सबसे बचा ले, मेरी मदद कर दे। मैं इसके बाद तुझसे कुछ नहीं मांगूंगी। और सर, ताई की हालत मुझसे देखी नहीं गई, इसलिए मैं जया आंटी के घर गई उनसे मिलने। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा बाप उसे पढ़ा पाएगा आगे? कम से कम हम खर्चा तो उठा लेते। आंटी, प्रॉब्लम ये है कि ताई को नितिन पसंद ही नहीं है। क्या?
मेरे ही घर में आके मेरी बेटे के बारे में बुराई कर रही हो? नहीं आंटी, मैं नितिन की बुराई नहीं कर रही। मैं तो ये कह रही हूँ कि ताई की जगह मैं नितिन से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये क्या पक दिया तूने? अकल घास चढ़ने गई थी। शांत रहिए आप, शांत रहिए। फिर जया ने क्या कहा? शक्ल देखी क्या आपने कभी? हाँ, मुझे ऐसे बिना शक्ल और बिना अक्ल वाली बहू नहीं चाहिए। मुझे तो पढ़ी लिखी सोनाक्षी जैसी बहू चाहिए। सर, मुझे पता चल गया था कि जया आंटी नहीं मानेगी, इसलिए तुम नितिन से मिलने उसके फार्म हाउस पर गई। हाँ सर, क्योंकि ताई को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका बचा था मेरे पास। देखो, मैं तुमसे फिर कहता हूं, अगर तुम चाहो तो ये बात अलग से कह सकती हो। किसी से छुपाने के लिए कुछ बचा नहीं। जब मुझे कोई रास्ता नहीं नजर आया तो मैं नितिन से मिलने उसके फार्म हाउस गई। क्या तुम यार? वो मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ? आई लव यू। क्या? अब से नहीं, बहुत पहले से। तुम्हें पता नहीं उस ताई में क्या नजर आया। वो 24 घंटे किताबों में घुसी रहती। वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकती और मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ जो तुम चाहते हो। क्या कहता नहीं है? क्या? तुम बात क्यों नहीं कर? तुम बात क्यों नहीं कर? बात क्यों नहीं कर? केला मारो ना कहाँ? खड़ी हो तुम, क्या तुझे? मैडम मत बन। मैडम देखो जरा। रुक जाओ। जवाब दे के दुनिया वाले को बात क्यों नहीं कर? तुम क्या बोलेगी? रुक जाओ। हाय हाय पानी पानी लाओ जल्दी। लक्ष्मी, हाय 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 अंकल, हाय चल। हाय हाय। शोभा ने सोनाक्षी को बचाने के लिए अपना सब कुछ लुटा लिया। जिसे हम कत्ल का मोटिव मानते थे, वो एक कोशिश थी अपने बहन को बचाने की। सिर्फ शोभा ही नहीं, पूरी लाटकर फैमिली रास्ते पे आ गई है। मात्रे, हमें इस केस को अलग एंगल से देखना होगा। सर, म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस स्टाफ से एक नई जानकारी मिली है कि ओमकार ने बहुत पहले ही अपनी दुकान के लीगल पेपर बना लिए थे, लेकिन पाटिल ने उन पर कभी साइन नहीं किए। सर, शायद ये प्लानिंग उसके दिमाग में बहुत पहले से थी। इसका मतलब सोनाक्षी पे उन लोगों की नजर बहुत पहले से थी। हो सकता है सर। और हाँ सर, ये भी तो हो सकता है कि जया सोनाक्षी को नहीं मना पाई तो नितिन ने प्रकाश के साथ मिलकर ये क्राइम किया हो। बिल्कुल हो सकता है। मात्रे, उठाओ उसे। वैसे भी ओमकार को मारपीट करके उसने क्राइम तो किया है। शोभा को बुलाओ और पाटिल पे केस लॉन्च करो। यस सर। साहब, आप बोलते हो तो मैं लाटकर से माफी मांगने के लिए तैयार हूँ साहब। उसको पैसा भी दे दूंगा, उसकी दुकान भी लगवा दूंगा मैं। वो सब तो तुझे करना ही पड़ेगा। पहले ये बता, सोनाक्षी को कैसे मारा? सोनाक्षी को मैंने नहीं मारा साहब। वो टाइम में मैं तो नौकरी पे था ना। तूने नहीं, तेरे आदमियों ने मारा होगा। सब मैं म्यूनिसिपैलिटी में नौकरी करता हूँ साहब। मेरा कोई गैंग नहीं है साहब। अच्छा, नंदू गुरु को कैसे जानते हो? नंदू गुरु मैं नहीं जानता साहब, पहली बार नाम सुना इसका। नहीं जानता? नहीं। लेकिन वो तो म्यूनिसिपैलिटी का वर्कर है। म्यूनिसिपैलिटी में तो 400 से 500 लोग काम करते हैं। हर किसी को मैं जानता नहीं ना। हेलो, ठीक है सर। रवि शिंदे पुणे पुलिस के हाथ लग गया, वो लोग उसे लेकर आ रहे हैं। जब तक ये नहीं बताता नंदू गुरु को कैसे जानता है, तब तक तबीयत पानी देते रहना उसे। शोभा ने सुसाइड कर लिया। व्हाट?
मात्रे, बॉडी को पोस्टमार्टम भेज दो और ये चाकू फिंगरप्रिंट के लिए फॉरेंसिक भेजो। ओके सर। सर रवि शिंदे को पूना पुलिस लेके पहुंच चुकी है। सर मेरा विश्वास कीजिए, मैंने नहीं मारा है सोनाक्षी को। धमकी दी थी ना तूने उसे? जिस दिन सोनाक्षी गायब हुई है लगातार फोन कर रहा था उसे, क्यों? हाँ सर, ये बात सच है कि मैं उसे फोन कर रहा था, लेकिन मैं उसे मिलना चाहता था इसलिए फोन कर रहा था। लेकिन उसने बार बार मेरे फोन कट की और फोन ही स्विच ऑफ कर दिया बाद में। तो सर इस बात का मुझे बहुत गुस्सा आया था और उस गुस्से में मैं कुछ कर ना बैठूं, उसकी वजह से मेरे दोस्त लोग मुझे जबरदस्ती पूना ले गए। अच्छा, गुस्से में तू पूना गया और यहां सोनाक्षी गायब हो गई? हाँ मात्रे, सच बुलवाओ इससे और इसका भी पता करो वाकई ये पूना गया था या कहीं और। यस सर। रवि पुणे में ही था यह साबित हो चुका था और 3 महीने बाद शमशान से मिले अवशेषों की फोरेंसिक रिपोर्ट ने भी यह साबित कर दिया कि अज्ञात लाश सोनाक्षी की ही थी। लाटकर परिवार ने अपनी दोनों बेटियों को खो दिया था और पुलिस का शक पाटिल परिवार पर कायम था, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। और तभी अचानक पुलिस के हाथ एक नई कड़ी लगी। ये लो, चल चल। काय झालं? निघूया का? हाँ? निघूया? मुझे एक अर्जेंट काम है, तुम रिक्शा से आगे चले जाना। ठीक है चल। बता दो साहब, बता दो साहब, उस बेवड़े अनिल को मैंने मारा साहब। वो बेवड़ा मेरे को बहुत तंग कर रहा था। पैसा नहीं देने का क्या? हाँ चल पैसा निकाल। हाँ नहीं तो देख मैं वापस से पुलिस के पास जाएगा। पैसा दे चल। कहाँ से लाऊं इतना पैसा? झाड़ लगा क्या मेरे पास? हर रोज उठ के चला आता है पैसा मांगने। आखिर कब तक दूंगा तुझे पैसा? जब तक मैं जिंदा है ना तेरे को पैसा देना ही पड़ेगा, समझा? जल्दी चल। तू जो कल दिया था ना वो तेरा आखिरी पैसा था, समझ? तेरी तो ये ले पैसा चाहिए, रुक देता हूँ तुझे पैसा। ये ले पैसा। चला बोल, सोनाक्षी को क्यों मारा? बोल। बोला ना साहब, सोनाक्षी को मैंने नहीं मारा सर, मैंने तो सिर्फ उसकी बॉडी जलाई थी साहब, चोरी से। तूने नहीं मारा तो और किसने मारा? किसने तुझे 25,000 रुपए दिए जो तूने दूसरे दिन डिपॉजिट किए बैंक में? लक्ष्मी ताई ने साहब। हाँ मैंने ही मारा है उसे। मैं क्या करती, वो बहुत स्वार्थी हो गई थी। उसके शादी के लिए मना करने से हम लोग क्या क्या झेल रहे थे, उसे इसकी परवाह ही नहीं थी। सोनाक्षी ने सारी हदें पार कर दी थी, ये जानते हुए भी कि हम सब कितनी बड़ी मुसीबत में आ सकते हैं। सोनाक्षी, अपने अलावा कुछ और दिखाई देता है तुझे या हम सबको मार के जाएगी तू? ये क्या बोल रही हो आई? क्या बोल रही हो? मतलब कुछ दिखाई नहीं देता तुझे आजकल? तुझे घर की हालत देखी है? अरे तेरे बाबा की हालत देखी है, सब तेरी वजह से। तो क्या चाहती हो? आप सबकी हालत सुधारने के लिए मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर दूं? इतनी मेहनत पढ़ाई लिखाई सब कुएं में फेंक दूं? भाई मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, मैं नितिन से शादी नहीं करूंगी। देख सोनाक्षी, ना आज न फिर कभी। नहीं करूंगी मतलब नहीं करूंगी। नंदू की याद आई, वो मेरे गांव का है। मैं सीधे नंदू के पास गई, उसे सब कुछ बता दिया। अपने दोस्त की एक वैन लेके आया और सोनाक्षी की लाश कूड़े में डाल के ले गया। सोनाक्षी स्वार्थी नहीं थी, उल्टा वो अपना हक चाहती थी। तूने कोई अच्छा काम नहीं किया, बल्कि एक होनहार
पढ़ लिख कर कुछ बनने का सपना देखने वाली लड़की को मार डाला है, जो तुम्हारी बेटी थी। लक्ष्मी को सोनाक्षी के कत्ल के लिए और नंदू को सबूत मिटाने और अनिल के कत्ल के लिए गिरफ्तार किया गया। ये दोनों इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में हैं। बच्चों को माँ बाप के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, वहीं माँ बाप को भी बच्चों को समझने की जरूरत है। हमें समय समय पर अपने आप को टटोलते रहना होगा कि कहीं हम माता पिता के नाम पर तानाशाह तो नहीं बन रहे, और अगर ऐसा है तो हमें इसे ठीक करना होगा, क्योंकि ये हमारे और हमारे बच्चों के लिए घातक हो सकता है। सर मुझे कुछ नहीं मालूम सर, बच्चा अचानक मेरी गाड़ी के सामने आया और ब्रेक मारने का टाइम ही नहीं मिला सर। ये लोग बता रहे थे बच्चे का कुछ लोग पीछा कर रहे थे। कौन लोग? आपने देखा? नहीं सर। आप लोगों ने कुछ देखा? शिंदे, सबकी स्टेटमेंट ले लो। हटिए। बच्चे की उम्र करीब 9 से 10 साल होगी। हॉस्पिटल ले जाने से पहले उसकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टर्स के डिक्लेरेशन के बाद हमने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। कुछ ऐसा मिला जिससे बॉडी की शिनाख्त हो सके? नहीं सर, लेकिन मौके पे मौजूद कुछ लोगों का कहना है कि कुछ गुंडे उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन ना ही किसी ने उनकी शक्ल देखी और ना ही किसी ने बच्चे को बचाने की कोशिश की। पिछले 15 दिनों में 9-10 साल के जितने भी बच्चों की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है, सबका पता करो। बच्चे बड़ों की दुनिया के छल कपट और जटिलताओं से अनजान होते हैं। उनका मन ऐसे छल कपट से दूर अपनी मासूम दुनिया में मग्न होता है, लेकिन कभी कभी उनकी यही मासूमियत उन्हें किसी अनदेखी मुसीबत में डाल देती है। ऐसी मुसीबत जिससे वो अनजान होते हैं, और कभी कभी ये मुसीबतें इतना विकराल रूप ले लेती हैं कि उनकी जान पर बनाती है। ऐसा ही कुछ हुआ था इस 10 साल के बच्चे के साथ, और यही बड़े और समझदारी का दावा करने वाले लोग ऐसे मासूम बच्चे को अपनी आंखों के सामने, किसी की भी इंसानियत और संवेदना नहीं जागी उसकी मदद करने के लिए। आखिर कौन था ये बच्चा, और कौन थे वो लोग जिनसे वो अपनी जान बचाकर भाग रहा था लेकिन बचाने में नाकामयाब रहा था? आखिर इस 10 साल के बच्चे ने ऐसा क्या कर दिया था? हाँ, मैं तुझसे बोली ना मैं काम पर हूँ, बच्चे लोगों को लेकर गार्डन पे आई हूँ। नहीं, मुझे पता है तेरे दिमाग में क्या चलता रहता है। नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाली। गिरना नहीं, हाँ? मैं भी आ रही हूँ। मम्मी, मम्मी, मम्मा, 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 क्या हुआ सुजी बेटा? ऐसे चिल्ला क्यों रही है? वो पीयू को कोई उठा के लेके गया। क्या? पीयू को कौन उठा के ले गया उसे? वो सामने वाली आंटी। इससे शक नहीं होती? अरे मेरी वाइफ आपके बच्चों को क्यों उठाएगी? बोलने से पहले सोचो तो सही, क्या बोल रहे हो? उन्होंने नहीं उठाया है। इन्होंने देखा, वॉचमैन ने देखा, सबने देखा, सबने। क्षितिज, क्या हुआ? क्षितिज, पीयू कहाँ है? मुझसे शक नहीं उतरी, पीयू को लेकर कहीं चली गई है। देखो, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। रीना ऐसा कर ही नहीं सकती। बहुत तंग कर लिया तुमने। आज तक तुम्हारी उम्र का लिहाज करके मैं चुप था, लेकिन बात बर्दाश्त से बाहर चली गई है। अगर तेरी बीवी ने कुछ नहीं किया है तो सारे बिल्डिंग के लोग यहाँ पे हैं। वो कहाँ पे है? हाँ, देखिए तमीज से बात कीजिए, वो कहीं काम से गई है। देखिए मिस्टर अग्निहोत्री, बहाने मत बनाइए। अरे आज तो आपने हद कर दी, आप इसे इग्नोर मत कीजिए। अभी के अभी पुलिस कंप्लेंट कीजिए आप। अरे हाँ शिरीष, हमें अभी के अभी पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। चलो। मम्मा आई एम सॉरी, मैं पीयू के साथ ही थी और आई एम सॉरी। नहीं बेटा नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम एक काम करो, तुम माला आंटी के साथ घर जाओ। हाँ, मैं और पापा भी थोड़ी देर में आते हैं। हाँ? आप में से क्षितिज और राशि कौन है? मैं क्षितिज हूँ। और ये मिसेस अग्निहोत्री है? ये हमारी बच्ची को लेके भाग गई थी। हाँ हमें पता है, ये आपकी बच्ची को हमारे पास लेकर आई थी और आप दोनों के अगेंस्ट कंप्लेंट है कि आप बच्चों के साथ अत्याचार करते हैं, मारपीट करते हैं उनके साथ।
क्यों मारेंगे अपने बच्चों को? हम बहुत प्यार करते हैं उनसे। और सर, मिसेस अग्निहोत्री को हमसे क्या प्रॉब्लम है हमें नहीं पता, लेकिन वो बिल्डिंग में हर किसी से झगड़ा करती रहती है। आपको यकीन ना हो तो आप बिल्डिंग में जाके किसी को भी पूछ लीजिए। मिसेस अग्निहोत्री की तो आदत है दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की। जब देखो दूसरों से झगड़ा करती रहती है। और जब से राशि और क्षितिज ने उन्हें पीहू की बर्थडे पार्टी पे नहीं बुलाया था, तब से तो वो उनके पीछे ही पड़ गई है हाथ धोकर। सर, अभी पिछले 2 हफ्ते पुरानी बात है। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। मैं सब जानती हूँ अंदर क्या हो रहा है। दरवाजा खोलो। क्या हुआ? क्या है तुम्हारी? कहाँ है तुम्हारी बेटियाँ? मैंने उनके चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी है। तुम मार रही थी ना उन्हें? क्या हो रहा है यहाँ? क्यों शोर मचा के रखा है आप दोनों ने? क्या प्रॉब्लम क्या है आपकी? यहाँ क्यों आप हमेशा हमारे? प्रॉब्लम मेरी नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारी है। मैंने अपने इन कानों से उनके चीखने चिल्लाने और रोने की आवाजें सुनी है, और ये मेरा इमेजिनेशन नहीं है। तुम मार रही थी ना अपनी बेटियों को, मार रही थी ना? आप प्लीज हमारे घर में आके दखल अंदाजी मत करिए। प्लीज यहाँ से निकल जाइए अभी के अभी। देखिए, हमने बिल्डिंग के कई लोगों से बात की, सभी का यही कहना है कि सिर्फ आपका वहम है, असल में ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब मैं बेवकूफ हूँ जो इस तरह की? प्लीज शांत हो जाइए, वरना मुझे उन लोगों की बातों पर यकीन करना होगा कि प्रॉब्लम आप में है, उनमें नहीं है। सो प्लीज प्लीज काम डाउन, शांत हो जाओ। आपको क्या लगता है? सर, मैं ठीक से कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं हमेशा इसे समझाता हूँ कि दूसरे के मामले में क्यों पढ़ना है। सर, बच्चे की उम्र 10 साल ही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह साबित हो जाता है कि बच्चे की मौत एक्सीडेंट से हुई थी, लेकिन बच्चे के शरीर पर जो निशान थे वो कम से कम 10 से 15 दिन पहले के थे। मतलब कोई तो था जो उसे टॉर्चर कर रहा था, और शायद वो उसी से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि किसी ने भी उन हमलावरों को गौर से देखा नहीं कि डिस्क्रिप्शन बता सके। अमोल, एक बार फिर से उस एरिया के लोगों से अपने तरीके से पूछताछ करो। कोई तो होगा जिसने उन हमलावरों में से किसी एक का चेहरा देखा होगा। मिसिंग केसेस रिकॉर्ड से कुछ हाथ लगा जिससे बच्चे की शिनाख्त हो सके? नहीं सर, इस बच्चे का चेहरा बुरी तरह से बिगड़ चुका है, इसलिए समय ज्यादा लग रहा है। इस बच्चे की डिस्क्रिप्शन जिससे भी थोड़ा बहुत मैच होता है, हम उन लोगों को डीएनए टेस्ट के लिए भेजा। दृष्टि तावड़े नाम की एक औरत को शिनाख्त के लिए भेजा गया। लेकिन हमें कुछ चीजें मिली हैं। देखिए, ये चीजें हमें लाश के पास से मिली। क्या ये चिराग की? नहीं, ये सामान उसका नहीं, वो जिंदा है। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। क्या मैं जा सकती हूँ प्लीज? एक मिनट, उससे पहले आपको डीएनए टेस्ट के लिए जाना होगा ताकि ये कंफर्म हो सके कि ये बॉडी चिराग की नहीं है। मैंने बताया ना कि वो बच्चा मेरा नहीं है, तो फिर ये सब। सॉरी, मैं कोई डीएनए टेस्ट नहीं करवाऊंगी। ठीक है, जाइए। अमोल, इस दृष्टि में मुझे दोष दिखाई दे रहा है, वरना डीएनए टेस्ट की बात सुनकर इस तरह रिएक्ट नहीं करती है। सर, हमें डीएनए टेस्ट के लिए इंसिस्ट करना चाहिए था। डीएनए टेस्ट के लिए कोर्ट का ऑर्डर चाहिए होता है, उसके लिए अप्लाई कर दो और इस पे नजर रखो। डिटेल्स निकालो इसकी। यस सर। मैडम जी, क्या हुआ? ठीक है, कुछ नहीं। सर, दृष्टि एक एनजीओ में काम करती है। ऐसे एनजीओ में जहाँ नाबालिग बच्चों से कुछ क्राइम हो जाता है ना, उनके सुधार के लिए काम करता है। शायद इसलिए ऐसी है। और उसके ससुराल वाले अलग से उसके बच्चे की कस्टडी के लिए लड़ रहे हैं। बेचारी परेशान है। और मुझे तो लगता है सर, पिछले दिनों उसके साथ जो कुछ भी हुआ ना, वो शायद उसके सास ससुर ने कराया होगा। मतलब ऐसा क्या हुआ था उसके साथ? अरे, ये क्या हो गया? कौन फेंका ये सब? सर, ये तो एक किस्सा है, ऐसा उसके साथ कई बार हुआ है। कभी किसी ने उसके ऊपर इंक फेंकी, तो कभी किसी ने उसके ऊपर गुब्बारे फेंके, और सर एक बार तो उसके ऊपर किसी ने अंडे भी फेंके थे। दृष्टि पाटिल के बेटे के बारे में क्या जानते हैं आप? माँ बेटे में रिश्ता कैसा था? सर, दृष्टि का हस्बैंड नहीं है, वो अकेले ही उस बच्चे को पाल रही थी। लेकिन दृष्टि बहुत स्ट्रिक्ट है सर, छोटी छोटी गलतियों पर सजा देती थी, और वो भी ऐसी कि इंसान सोच भी नहीं सकता। वो बेचारा तो बहुत अच्छा बच्चा था। चिराग, यहाँ क्यों खड़ा है? और वो भी साल में? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा?
और सर ये सज़ा इसने उसे इसलिए दी थी क्योंकि उसने होमवर्क नहीं किया था, और उस दिन तो उसने इसे स्कूल तक नहीं भेजा और पूरे दिन सोसाइटी गेट पर ऐसे ही खड़ा रखा। तो दृष्टि के पड़ोसियों ने चिराग की जो डिस्क्रिप्शन दी है उसके मुताबिक लड़का चिराग हो सकता है, लेकिन अचानक क्यों दृष्टि को ये लगता है कि लड़का चिराग नहीं है? अमोल, ये डीएनए टेस्ट से कंफर्म हो सकता है। डीएनए टेस्ट का ऑर्डर आया? नहीं सर। अरे हमें पता है हमारी बेटी यहीं पर है, अब बता क्यों नहीं रहे? अब बताइए ना आपने उसे कहाँ रखा है? एक मिनट, क्या चल रहा है ये सब? सर, मिसेस अग्निहोत्री हमारी बेटी को लेकर यहाँ पे आई है क्या? सर, मेरी बेटी नहीं मिल रही है। मिसेस अग्निहोत्री ने उसे यहाँ पर आपके पास रखा है ना। सर प्लीज सर, मुझे मेरी बेटी वापस कर दो सर। क्या मतलब वो यहाँ नहीं है? अगर वो यहाँ नहीं है तो कहाँ गई? क्षितिज, इन्हें बोलो ना मुझे मेरी पीहू वापस कर दे। देखिए आप शांत हो जाइए, इस तरह हड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा। आप लोग हमें ठीक से बताइए, तभी तो हम आपकी बेटी के बारे में पता लगा पाएंगे। आखिरी बार कब देखा था आप लोगों ने पीहू को? सर सुबह, जब मैं उसे प्ले स्कूल छोड़ने गया था, लेकिन राशि जब उसे लेने गई तो वो वहाँ नहीं थी। हमने स्कूल स्टाफ से भी पूछा, लेकिन उन्हें भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। सर, हम बच्चों की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे हो गया। हम बच्चों को हमेशा उनके माँ बाप को ही हैंड ओवर करते हैं, लेकिन इस बार जब छुट्टी की बेल बजी तो काफ़ी भीड़ जमा हो गई थी। शायद उसी वक्त पीहू, मतलब शायद उसे कोई ले गया। आपके स्कूल में सीसीटीवी कैमरास तो लगे होंगे? हाँ। सुबह से लेकर शाम तक हमें सारी फुटेज चाहिए, दिखाइए जरा। जी ओके। स्कूल के सीसीटीवी में दिख रहा है कि आपकी बेटी किसी की तरफ गई थी, लेकिन भीड़ की वजह से पता नहीं चल पाया कि वो है कौन। सर, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो औरत कोई और नहीं, मिसेस अग्निहोत्री ही है। आपने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं बच्ची को किडनैप करूंगी? ठीक है, पिछली बार मैंने उसे उठा लिया था, लेकिन सीधे आपके पास लेकर आई थी ना। सर, हम तो सुबह से दोनों घर से बाहर ही नहीं निकले, क्या तो वॉचमैन से पूछ सकते हैं? मुझे पता है कि उन्होंने ही अपनी बेटी के साथ कुछ गलत किया है। आपने कभी सुची को देखा है? कितना शांत रहती है वो बच्ची, कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करती, कोई मस्ती नहीं करती है, और इतनी छोटी बच्ची इतनी समझदार हो सकती है? मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि उन्होंने ही पीहू के साथ कुछ किया है। आप कम से कम सुची को तो बचा लीजिए प्लीज। बेटा, आप अपने मम्मी पापा को प्यार करते हो ना? मैं मेरी मम्मी पापा से बहुत प्यार करती हूँ। और आपके मम्मी पापा भी आपसे प्यार करते हैं? वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बेटा, वो दोनों पीहू से भी प्यार करते हैं? वो दोनों पीहू से भी बहुत प्यार करते हैं। कभी डांटते या मारते नहीं? कभी नहीं डांटा, कभी भी नहीं मारा। वो बहुत अच्छे हैं, हमें स्कूल में ले जाते हैं, हमें चॉकलेट खिलाते हैं। सर, मिस्टर अग्निहोत्री का कहना है कि वो लोग आज दिन भर घर पे ही थे। अमोल, घर पे होने का मतलब ये नहीं है कि वो लोग ये काम कर नहीं सकते। हो सकता है किसी की मदद नहीं हो सकता है सर। और अमोल, सूची जिस तरह से नपे तुले और फटाफट जवाब दे रही थी, वो भी बिना पलक झपकाए, उसे ऐसा लगता है कि बच्ची को सारे जवाब पहले से रटवा दिए गए। मैं मेरी मम्मी पापा से बहुत प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो दोनों पीहू से भी बहुत प्यार करते हैं, कभी नहीं डांटा, कभी भी नहीं मारा। लेकिन सर, वो लोग ऐसा क्यों करेंगे? बिल्डिंग में सभी से पूछताछ करके देख लिया है, वो लोग अच्छे पेरेंट्स थे। अमोल, हर बार देखी सुनी बातें सच नहीं हो सकती, और हमारे प्रोफेशन में हमने देखा है कि कई बार माँ बाप ही अपने बच्चों के कातिल होते हैं। तो फिर मोटिव क्या हो सकता है सर? हो सकता है कि दूसरा बच्चा भी बेटी थी, या फिर कमाई कम और खर्चे ज्यादा, ये भी कारण हो सकता है। लेकिन सर, पिछली बार जब हमने डिटेल्स निकाली थी सब कुछ सही था, सस्पिशियस कुछ भी नहीं था। हस्बैंड रियल एस्टेट में काम करता है, अच्छा खासा पैसे कमाता है, तो सेकंड मोटिव भी पॉसिबल नहीं लगता सर। अमोल, मोटिव फिलहाल सेकेंडरी में, फिलहाल सब लोग हमारे शक के राडार में, क्योंकि एक बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। सबके डिटेल्स निकालो और कॉल रिकॉर्ड्स ली, हमको रिस्क नहीं ले सकते। यस सर। आप हेलो, हाँ ओके सर, दृष्टि के डीएनए टेस्ट का ऑर्डर आ गया। गुड, फॉरन एक्शन टेस्ट करवाओ। अंदर आ सकता हूँ? जय थैंक यू। सब मेरे बेटे के बारे में कुछ पता चला? नहीं, आपके बेटे के बारे में तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन हमें आपके डीएनए टेस्ट का ऑर्डर मिल गया। डीएनए टेस्ट? वो मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, मैंने कहा ना आपसे। देखिए, वही पता करने के लिए हमें ऑर्डर मिला है, और ये भी साबित हो जाएगा आप कितना सच बोल रही है और कितना झूठ। और इन सब के बाद भी अगर आप डीएनए टेस्ट करवाना नहीं चाहती हो तो आई एम सॉरी, हमें आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। सर रुकिए सर,
जी बोलिए। सर ये मेरा बेटा आदित्य है, ये आपको कुछ बताना चाहता है। बोलो बेटा, क्या बताना चाहते हो? अंकल चिराग अपनी आई से बहुत गुस्सा था क्योंकि वो उसे हमेशा पनिश करती थी, इसलिए हम दोनों ने मिलकर उनके ऊपर गोबर फेंका था। सर जिस दिन चिराग गायब हुआ था ये उसके साथ उसके घर पे ही था। बोलो बेटा क्या हुआ था? उस दिन मैं और चिराग उसके घर में खेल रहे थे। यासिन ये वाला निकाल दो। मम्मी आप इतने जल्दी आ गए? हाँ, यही देखने के लिए कि तुम पढ़ाई कर रहे हो नहीं। तुम घर जाओ। सॉरी बहुत हो गई तुम्हारी मस्ती। सर जब ये इसने मुझे बताया तो मैंने इसे बहुत डांटा। देखिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हम बच्चे को हर बात डांट के या मार के ही समझाएं, प्यार से भी हम समझा सकते हैं। और इन सब के बावजूद भी इसने जो किया बहुत बहादुरी का काम किया। बेटा यू आर ब्रेव बॉय, गॉड ब्लेस यू। पुलिस का शक सही साबित हुआ। चिराग वाकई अपनी मां की वजह से घर छोड़कर भागा था। वो उसके अनुशासन में रखने और एक आदर्श बच्चा बनाए जाने की ट्रेनिंग से तंग आ चुका था। अक्सर माता पिता के मन में ये अजीब धारणा घर कर जाती है कि बच्चों को सिर्फ डांट डपट कर और मार पीट कर ही अनुशासन सिखाया जा सकता है, पर वो ये भूल जाते हैं कि इस तरीके से बच्चे या तो डरते हैं या फिर नफरत करने लगते हैं। अनुशासन में रखने का ये तरीका कभी नहीं हो सकता कि आप अपने बच्चे को प्रताड़ित करें। और दृष्टि सारी हदें पार कर चुकी थी, और अगर डीएनए रिपोर्ट से साबित हुआ कि वो लड़का चिराग था तो दृष्टि कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएगी। देखिए डीएनए रिपोर्ट से ये साबित हो चुका है कि वो बच्चा चिराग ही था जिसकी एक्सीडेंट में मौत हुई। देखिए आपके मना करने से अब कोई फायदा नहीं है। सच्चाई क्या है बता दीजिए। देखिए मैं समझ सकता हूँ कि माँ बाप के लिए अपने बच्चे को खोने का दुख कितना दर्दनाक होता है, खासतौर पे जब ये पता हो कि बच्चा अपनी ही गलती की वजह से गया, लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं, वो जा चुका है, अब कभी वापस नहीं आएगा। वो नहीं जा सकता, मेरी गलती की सजा उसे नहीं मिल सकती। मैंने मारा मेरे बच्चे को, मैंने मारा मेरे बच्चे को। मेरी वजह से वो घर छोड़ के भागा था, मेरी वजह से उसकी जान चली गई, मेरी वजह से मारा मेरा बच्चा। सर क्या दृष्टिकोण को वाकई नहीं पता था कि वो लोग कौन थे जो चिराग के पीछा कर रहे थे, जिसके चक्कर में चिराग की जान चली गई? अभी तक तो मुझे ऐसे ही लगता है कि दृष्टि इन लोगों को नहीं जानती, पर फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता। नजर रखो इसमें, कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ, हो सकता है अब दृष्टि ही हमें उन तक लेकर जाए। यस सर। शाबाश, वेरी गुड। ऐसे 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 कंघी चलाते हैं, समझ में आया? कितनी बार सिखाया है ना, स्पून से खाना खाने का। स्पून लो और अब मिक्स करो। ऐसे खाना खाते हैं। पर ये क्या, पूरे मुंह में खाना लगा लिया, पूरे हाथ में फैला लिया। आपको बताया है ना कि डिसिप्लिन में कैसे खाना खाते हैं, है ना? क्यों, कैसे और किसने ये जुर्म किए थे, पुलिस को उस तक पहुंचना था, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये दोनों केसेस एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पीयू की मौत 12 से 1 बजे के बीच हुई है। मतलब 12 बजे जब वो अनजान इंसान पीयू को ले गया था, जिसकी तरफ पीयू खुद गई थी। पीयू के शरीर के घाव देखकर ऐसा लगता है कि जिसने भी ये किया है वो पीयू से बेहद नफरत करता था। जब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक ये पता लगाना मुश्किल है कि ये घाव कितने पुराने हैं। सर पीयू के नाखून से मिले स्किन की फॉरेंसिक रिपोर्ट आने तक हमें वेट करना पड़ेगा। मुझे पता है कि उन्होंने ही अपनी बेटी के साथ कुछ गलत किया है। अमोल, मिसेस अग्निहोत्री के अलावा अब तक हमारे पास कोई सस्पेक्ट नहीं, और मिसेस अग्निहोत्री के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं है हमारे पास। कोई तो ऐसी कड़ी है जो अब तक हम जोड़ नहीं पाए, मगर वो कौन सी कड़ी? यूजुअली ऐसे केसेस में माँ बाप भी इन्वॉल्व होते हैं, कहीं इस केस में भी ऐसा ही कुछ तो नहीं? मुझे समझ में नहीं आ रहा आप कहना क्या चाहते हैं। क्या किसी से दोस्ती करना क्राइम है? अगर अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने बच्चे को रास्ते से हटा दिया जाए क्योंकि वो बच्चा आपके रास्ते का रोड़ा बन चुका था, तो ये डेफिनेटली एक क्राइम है। तो इस केस में सिर्फ आप ही नहीं, आपकी बिल्डिंग में रहने वाली मधु भी सस्पेक्ट है। आप यकीन से कह सकते हैं कि वो सिर्फ आपकी एक दोस्त है।
कम से कम मेरी तरफ से एक दोस्ती का रिश्ता था। सिर्फ आपकी तरफ से? और उसकी तरफ से? थैंक गॉड लाइट आ गई। क्षितिज, अगर आप नहीं होते ना आज तो मुझे पूरी रात अंधेरे में रहना पड़ता। It's okay. चलो मधु, मैं चलता हूँ। ओके? क्षितिज, वेट। जाने से पहले थैंक यू ड्रिंक नहीं पियोगे? मैं वैसे भी अपना अकेलापन दूर करना चाहती हूँ। बहुत अकेला फील करती हूँ। मधु प्लीज, मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। सर, उसने मुझे दूर कर दिया था। उसने तुम्हें दूर कर दिया था? कहीं इसीलिए ही तो नहीं तुमने उसे उसकी बेटी से दूर कर दिया? सर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था, बस हो गया था। और सर, उसके लिए बाद में मुझे रियलाइज भी हुआ, इसलिए मैंने नेक्स्ट डे जाकर क्षितिज से माफ़ी भी मांगी। सर, मुझे लगता है कि अगर कोई इन्वॉल्व है तो वो है माला, काम वाली बाई। क्योंकि सर, जिस दिन मिसेस अग्निहोत्री ने पीहू को उठाया था उसी दिन राशि और क्षितिज ने माला को काम से निकाल दिया था। और हाँ सर, आज जब सब ने माला को काम से निकाल दिया तो सिर्फ मिसेस अग्निहोत्री ने ही उसे काम पे रखा हुआ है। साहब, मैं उस दिन मदद की थी मधु मैडम की पीयू को उठाने में। और साहब, मैं उस दिन ऐसा की थी क्योंकि मेरे को भी लगता था कि साहब मेम साहब बच्ची लोगों को बहुत मारते पीटते हैं, और मैं उस दिन पीयू के चोट के निशान भी देख ली थी। ये निशान तो सबको होते हैं। पर मैं उधर बोलने वाली कौन होती थी साहब, इसीलिए फिर मैं अग्निहोत्री मैडम के पास गई और उनको जाके सब बताया। उनको तो पहले से ही शक था कि वो लोग बच्ची लोगों को बहुत मारते पीटते हैं। मैं अग्निहोत्री मैडम को बोली थी साहब कि उनको जो करना है करे, पर जब तक वो पीयू को आपके पास लाती तब तक सारे निशान चले गए थे। इसीलिए मैं और भी डर गई थी साहब कि अगर किसी को मालूम पड़ा कि मैं भी इन सब में हूँ तो मैं तो गई। चल जा। हाँ बोल। टाइम आ गया कि क्षितिज और राशि से दोबारा से बात की जाए। चलो। एक्सक्यूज मी। हेलो, ठीक है सर, चिराग के केस में एक इंपॉर्टेंट लीड हाथ लगी। ठीक है, तुम वहां जाओ, मैं यहाँ देखता हूँ। सर चलो। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? मैं अपनी पीयू के साथ ऐसा क्यों करूंगी? देखिए सर, आप मेरी बच्ची के कातिलों को ढूंढने के बजाय मुझे पर शक कर रहे हैं। सर, राशि ठीक कह रही है। आप हम पे शक करने के बजाय प्लीज अपनी इन्वेस्टिगेशन सही डायरेक्शन में ले जाइए ताकि आप कातिल को जल्दी पकड़ सकें। ठीक है, अगर आप लोग इतना जोर दे के बोल रहे हैं तो हम एक बार को मान लेते हैं कि आप लोग अपनी बच्चियों के साथ मारपीट नहीं किया करते थे। लेकिन अगर आप लोगों की मौजूदगी में हमारी कांस्टेबल पाटिल सूची को चेक करे कि कहीं कोई चोट के निशान तो नहीं, तो आप लोगों को कोई एतराज तो नहीं होगा? पाटिल, शुक्र मनाओ कि तुम लोग लॉकअप पे नहीं हो, क्योंकि सूची ने अब तक तुम्हारे बारे में हमें कुछ बताया नहीं। और पीयू की बॉडी पे जो निशान मिले हैं उनके बारे में हमें कुछ पता नहीं लगा है। और उसके नाखूनों में जो स्किन मिली है अभी तक उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई। लकी हो तुम लोग, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं रहोगे। इसलिए झगड़ा करने से अच्छा है कि ये बताओ कि अपनी बच्चियों को क्यों मारा पीटा करते थे। शायद तुम लोगों की सजा कुछ कम हो जाए। लेकिन सर, आप ही सोचिए, मैं अपनी बच्चियों को क्यों मारूंगी? वो इसलिए कि इन बच्चियों के चक्कर में काम छोड़ के तुम्हें घर पे बैठना पड़ा था, और इसी फ्रस्ट्रेशन में तुम मारा करती थी अपनी बच्चियों को। सर, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? मेरी बेटियां मेरे लिए सब कुछ है। मैं मजबूरी में नहीं, खुशी से उनका ध्यान रखती थी। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। इसीलिए एक 7 साल की बच्ची को एक 3 साल की बच्ची का ध्यान रखने के लिए लगाया हुआ था तुमने। और जब सूची पीयू का ठीक से ध्यान नहीं रख पाती होगी तो पनिशमेंट के तौर पे तुम उसे मारती होगी। पीयू की मौत के तुम प्राइम सस्पेक्ट हो। जैसे ही तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल जाएगा तुम सलाखों के पीछे होगे। भी आजाद हो तुम लोग।
लेकिन बहुत जल्द मुलाकात होगी। ठीक से बैठो, कमर सीधी। शाबाश। तुम भी बांधो ठीक से। पता है ना तुम सबको चिराग का क्या हाल हुआ था? वही हाल तुम सबका होगा, समझे? सर, फाइनली एक दुकानदार को इस बात का गिल्ट हो कि उसके सामने एक बच्चा मारा गया लेकिन उसने कुछ नहीं किया। तो उस गिल्ट से बाहर आने के लिए उसने उसका हुलिया बताया। ये रहा स्केच। हमने खबरों को अलर्ट कर दिया और इस स्केच को भी हर जगह सर्कुलेट कर दिया। अमोल, चिराग की माँ को थाने बुलाओ, उसे ये स्केच दिखाते हैं। हो सकता है वो इसे पहचानती हो, लेकिन उसे ये बताना नहीं है कि उसे थाने क्यों बुलवाया गया। हो सकता है अचानक ये स्केच देखकर हड़बड़ा कर वो कुछ बोल दे। ओके। देखिए, हमारे पास उस आदमी का स्केच आया है जो उस दिन चिराग का पीछा कर रहा था। आप उसे देख के बताइए कि क्या आप इस आदमी को जानते हैं? मैं उसे कैसे पहचानूंगी? देखिए, हम आप पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहे। हम बस इतना चाहते हैं कि आप इसे ध्यान से देखिए। शायद इस आदमी को आप जानते हो, इससे कोई पुरानी दुश्मनी हो, आपके ससुराल की तरफ से कोई हो, या हो सकता है कि आपके एनजीओ से कोई कनेक्शन। इसे कहीं देखा तो है, पर याद नहीं आ रहा। याद करने की कोशिश कीजिएगा, जैसे याद आ जाए इन्फॉर्म कीजिए। हेलो। हाँ सर, मुझे याद आ गया कि मैंने उस आदमी को कहाँ देखा था जिसका स्केच आपने मुझे दिखाया था। कहाँ देखा था? सर, मैंने उसे पहले ना हमारी बिल्डिंग में देखा था। और कल मैंने उसे पान वाले की शॉप के पास देखा। ओके। इस आदमी को देखा है? हाँ साहब, देखा है ना। ये तो हमारे दुकान पे आते हैं पान बीड़ी सिगरेट खरीदने के लिए। बच्चे को देखो। सब बच्चा जिंदा है। हॉस्पिटल ले चलो, उठा लो बच्चे को। चिराग का केस लगभग सुलझ चुका था, लेकिन अब तक ये नहीं पता चल पाया था कि चिराग परम तक कैसे पहुंचा था और परम बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग क्यों दे रहा था। जी बताइए, क्या बात? सर, राशि को अचानक से कुछ बात याद आई। हम शायद जानते हैं कि वो कौन है जिसने हमारी पीयू के साथ ऐसा किया हो। जी बताइए, कौन हो सकता है? सूची ऐसा कर सकती है। क्या आपने कहा था कि सूची पीयू का बहुत ध्यान रखती है? वो सब तो है सर, लेकिन मुझे याद आया कि जिस दिन पीयू गायब हुई उस दिन सूची स्कूल नहीं गई थी। तो आपके कहने का मतलब ये है कि सूची अपनी बहन से इतनी नफरत करती थी कि उसने पीयू की जान ली। सर, सूची को 3 साल पहले हमने अडॉप्ट किया था। 3 साल पहले भी वो इतनी ही परफेक्ट थी, ना कोई जिद, ना कोई बदतमीजी, बच्चों वाली कोई बात ही नहीं थी सर। हमें भी ये थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई और हम इतने खुश थे कि इस बात को हमने ध्यान ही नहीं दिया। हमें एक बार लगा भी कि दूसरा बच्चा आने पे शायद सूची थोड़ा जेलस, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। बल्कि वो तो पीयू का बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी, लेकिन अब लगता है पीयू के केस में तमाम तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन अब जो परत खुली थी उस पर विश्वास करना मुश्किल लग रहा था। क्या एक 7 साल की बच्ची अपनी बहन से इस कदर नफरत कर सकती है कि उसे छुपकर प्रताड़ित करे,
या उसकी जान तक ले ले। लेकिन चोट के निशान तो सूची के बॉडी पर भी मिले हैं। अगर पीयू को उसने चोट पहुंचाई तो सूची को किसने मारा? अमोल, जहां से सूची को गोद लिया गया था उस अनाथ आश्रम से पता करो कि सूची किस तरह की लड़की है। यस सर। सूची एकदम आदर्श लड़की थी साहब। उसने कभी किसी को परेशान नहीं किया, इसीलिए तो इतने सारे बच्चों के बीच में उसे सबसे पहले गोद दिया गया। अब आपके स्टाफ के साथ बात कर सकते हैं? जी बिल्कुल। सच्ची तो बहुत अच्छी बच्ची थी। उसने कभी किसी से झगड़ा तक नहीं किया। मारपीट तो दूर की बात है, वो 4 साल तक हमारे पास थी पर कभी उसकी कोई कंप्लेन तक नहीं है। सर, अनाथ आश्रम में सबका यही कहना है कि सूची बहुत अच्छी बच्ची, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। इसका मतलब है कि उसके माँ बाप खुद को बचाने के लिए सूची पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। हो सकता है सर। अनाथ आश्रम में मैं एक टीचर से मिला, शशि महाजन, तो मुझे कुछ सही नहीं लगी। अमोल, उस टीचर पे नजर रखो, हो सकता है उसके पास कोई इंफॉर्मेशन है और वो हमसे छुपा रही है। यस सर। पुलिस पीयू के केस को भी हल करने की उम्मीद में थी और वो अपनी मंजिल के काफी नजदीक भी थी। और जब पीयू के नाखूनों में मिले मांस की फोरेंसिक रिपोर्ट आई तो उन्हें उनकी मंजिल मिल गई थी। लेकिन जो सच सामने आए वो कल्पना से भी परे थे और पुलिस को जिस बात का डर था वो सच साबित हुआ। सर, परम के साथ वालों ने मुंह खोला, कुछ बताया? अभी तक तो नहीं सर, लेकिन कोशिश जारी है। वैसे पीयू के नाखून से मिले स्किन की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है सर। बेटा सूची, आपने अपनी बहन पीयू को मारा ना? बोलो बेटा, आपने मारा ना पीयू को? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उस दिन मैं स्कूल भी नहीं गई थी। मैं घर पे सोई थी। जब उठ के बाहर आई तो देखा काम वाली आंटी भी सोई थी। मुझे लगा पीयू को स्कूल में लेने गई होंगी, पर वो भूल गई थी और मम्मी भी घर पे नहीं थी, तो मैं पीयू को स्कूल से लेने चली गई। पियो पियो कम 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 पियो इधर 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 आओ इधर आओ। चलो चलो स्कूल में क्या किया? मामा मामा मामा। सूची बेटा, पीयू तुम्हें अच्छी नहीं लगती थी ना, इसीलिए तुम उसे मारती थी? नहीं नहीं, वो मेरी बहन थी, मैं उससे बहुत प्यार करती थी। मैं तो बस उसे डिसिप्लिन में रखती थी, जैसे मैं खुद को रखती हूँ, जैसा मुझे उन्होंने सिखाया है। उंगली पकड़ो दीदी की उंगली पकड़ो। चलो मैं तो उसे अच्छा बच्चा बनना सिखा रही थी, क्योंकि मम्मी पापा को तो अच्छे बच्चे चाहिए ना, जो डिसिप्लिन में रहे। वही डिसिप्लिन मैं पीयू को सिखा रही थी, जो मुझे उन्होंने सिखाया है। अच्छा बेटा, आपको ये चोटें कैसे लगी? मैंने खुद को पनिश किया। जो आपको डिसिप्लिन सिखाते थे? बेटा उनका नाम क्या है? परम अंकल और शशि आंटी। सर मैं मानती हूँ कि हमसे गलती हुई है, पर सर हम जो कुछ भी करते थे बच्चों को बचाने के लिए करते थे। जो मुसीबत में होते थे या फिर घर से भाग जाते थे, सर हम उन्हें डिसिप्लिन सिखाकर एक आदर्श बच्चे बनाना चाहते थे ताकि उन्हें कोई अडॉप्ट कर सके। सूची तुम्हें कब और कैसे मिली थी? और परम को मिली थी। हमने उसे ट्रेनिंग दी और वो बहुत जल्दी सीख गई थी सर इसीलिए वो जल्दी अडॉप्ट भी हो गई। आपको सिखाया है ना, इधर देखो, डिसिप्लिन में रहने का, अच्छी बच्ची बनना है ना। मम्मी चाहिए कि नहीं चाहिए? मारने के बजाय कभी तुमने बच्चों को प्यार से समझाने की कोशिश की? मतलब लड़कियों के लिए नोचना और पिंच करना पनिशमेंट था और लड़कों के लिए बेल्ट से मारना। पाटिल मैडम, जरा इन्हें बताओ कि मार का दर्द होता क्या है। चिराग तुम्हें कहां मिला था? जहां पर चिराग का घर था वहां परम आया जाया करता था सर।
जिस दिन चिराग अपने घर से भागा और हम उसे सीधा हमारे पास ले आया और हमने उससे कहा कि अगर वो डिसिप्लिन में रहेगा, हमसे ट्रेनिंग लेगा तो हम उसे अच्छे माँ बाप दिलवाएंगे, पर वो बहुत एग्रेसिव था सर, किसी की बात नहीं सुनता था। पर हमने उसका पीछा किया और चिराग का एक्सीडेंट हो गया। ये सब तुमने पैसों के लिए किया? पैसों के लालच में ना जाने कितने बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। इसके लिए काम करती? कौन देता था तुम्हें पैसे? पैसों के लिए नहीं सर, मैं तो अपनी माँ के लिए करती थी। मेरी माँ बच्चों को परफेक्ट बनाना चाहती थी, इसलिए मैं भी उनको ट्रेनिंग देती थी। कौन है तुम्हारी माँ? मैंने ये सब इसलिए किया ताकि बच्चों को फैमिली मिल सके, उन्हें माँ बाप का प्यार मिल सके। तेरा मार कर, टॉर्चर करके। अगर जरा सी तकलीफ देके बच्चों को माँ बाप को प्यार मिल सकता है, उन्हें फैमिली मिल सकती, तो इसमें बुरा क्या है? आप नहीं जानते अनाथ क्या होता है, मुझसे पूछिए। 18 साल की उम्र में अनाथ आश्रम वालों ने घर से बाहर निकाल दिया। फैमिली क्या होती है, बच्चे क्या होते हैं, ये तब पता चला जब मेरी शादी हुई। अनाथ होना बहुत दुखदाई होता है साथ, बहुत दुखदाई। मैं परफेक्ट नहीं थी, इसलिए मुझे किसी ने गोद नहीं लिया। ने कभी उन बच्चों की भीड़ देखी है, सिर्फ इस बात का इंतजार करते हैं कि कब कोई आए, उन्हें अपनाए, उन्हें घर मिले, माँ बाप मिले। आप नहीं जान सकोगे साहब, आप नहीं जान सकोगे अनाथ होता क्या है। किसी को परिवार देने के लिए उसकी जिंदगी नहीं छीनी जा सकती। और हम जानते हैं कि तुम्हारे इस खेल में बहुत से बच्चों की जान गई, और जो बचे उनकी मासूमियत को तुमने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तुम्हारा ये तरीका, तुम्हारी ये सोच किसी भी ढंग से सही नहीं है। वृंदा के जुर्म की किसी भी हाल में पैरवी नहीं की जा सकती। आदर्श होना आखिर है क्या? जब हम परफेक्ट होने आदर्श इंसान की बात करते हैं तो दरअसल हम अपनी सोच किसी पर थोप रहे होते हैं। एक बीमार दिमाग ने उन्हें आदर्श बनाने की जिद में उनकी मासूमियत को कुचल दिया, जो खुद इस नकारे जाने की शिकार थी। दृष्टि भी इसी कड़ी का हिस्सा थी, जो अपने बेटे को खो बैठी उसे एक आदर्श बच्चा बनाने की जिद में। वृंदा महाजन, शशि महाजन और परम को आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया, और सुचि चूंकि नाबालिग थी, छोटी बच्ची थी, इसलिए उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।